Good evening, friends. Welcome to the MPDA, an online learning platform. Myself, Ambikesh Pandey. So, till now, we have discussed or we were discussing the Indian Constitution for various exam point of view. तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिक कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, क्या क्या उद्देश्य है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्या उद्देश्य है, क्या एम है। तो देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके चलते हैं। तो एज वी नो दैट फर्स्ट टाइम M.N. Roy has put forward the idea of constitution for independent India. That M.N. Roy was the first person who has put forward the idea of constitution for the independent India. In which year? In the year 1934. तो M.N. Roy, who was the person of the Communist Party, he suggested there shall be a constitution for independent India in 1934. Remember this. तो एग्जाम में पहला पूछ लिया जाएगा कि पहले पर्सन वो कौन थे जिन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रखने की बात की थी। सो द पर्सन वाज द M.N. Roy. Then after that first time INC, Indian National Congress, accepted the demand of Indian Constitution for the Indians in 1935. And after that, in 1940, officially British government accepted that there should be constitution for the independence India. And उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था तो उसमें प्रोविज़न दिया गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के कारण उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे जो था प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया गया। ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से मेंबर को नॉमिनेटेड किया गया, और जो प्रोविंस थे वहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन हुआ। तो कुल मिला के जो 393 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुन के आए, किस बेसिस पे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, अभी मैंने जैसे बताया कि इस पर्टिकुलर जो छोटा सा डिस्कशन हुआ उसमें से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले क्वेश्चन कि पहली बार उस पर्सन का नाम बताइए जिसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने की बात की थी। तो आंसर विल बी M.N. रॉय। किसने, किस समय? 1934। ईयर जो हमेशा याद रखिएगा, ईयर कौन सा ईयर? 1934। और फिर फर्स्ट टाइम ऑफिशियली INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कब एक्सेप्ट किया था, कब डिमांड एक्सेप्ट किया था कि हाँ इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? इट वाज इन 1935, एक साल बाद। फिर ब्रिटिश जो थी ऑफिशियली एक्सेप्टेड कब किया था फर्स्ट टाइम? अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था, अगस्त ऑफर 1940, उसमें क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि हाँ हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। ठीक, उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, उसमें फर्स्ट टाइम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। ठीक है, हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन 1937 में भी हो चुके थे, बट सेकंड टाइम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए। अब इलेक्शन हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए उसमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस जितने भी थे वहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, आए चुन के, और प्रोविंसेस जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से राजा रजवाड़े जिसको बोलते हैं वहां से मेंबर अपॉइंट हुए। तो टोटल मिला के 393 मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। अब सवाल आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन उद्देश्य क्या था, क्या जरूरी था, या फिर व्हाट वाज द मेन मोटिव और व्हाट वाज द मेन objective of the formation of constitution assembly? So the answer is that
कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको पता है कि कोई भी अगर सोसाइटी है वो अगर वेल रेगुलेटेड है बाय द लॉज, बाय द नॉर्म्स, तो वो एक प्रोग्रेसिव और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अगर इन केस इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी सोसाइटी है, अगर उसमें कोई लॉ नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक अनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ जाएगा। ठीक है, जो कि सब चीज तहस नहस कर देगा, सभी लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को तहस नहस कर देगा। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज दैट to make a constitution for an independent state, independent India. So remember this. ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं जो कि फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल चीजें हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो फॉर्म हुआ था किसके बेसिस पे, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में हुआ था, तो 1946 में आया था, तो उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे जो मेंबर्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे जो मेंबर चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। सो अब उन जो चुने हुए थे, जो इलेक्शन हुआ था, जो पर्टिकुलर इलेक्शन था, उसका रेशियो पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए हुआ था। सो रिमेंबर दिस फैक्ट और दिस डाटा दैट द रेशियो वाज 1:10 लाख। मतलब एक जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था, ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। पीएससी में थोड़ा पूछ लेता है कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब देखिए पहला लाइन ये जो मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो किस बेसिस पे फॉर्म हुई, कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे फॉर्म हुई। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और सीट्स जो एलोकेटेड थी, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कितने थे, 1:10 लाख के पॉपुलेशन के थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ये सब चीज मैंने अभी सब डिस्कस कर दी और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और जो नॉमिनेशन था, इलेक्शन था रिप्रेजेंटेटिव का, वो पार्शली इलेक्टेड था, पार्शली नॉमिनेटेड था। अब यहाँ पे क्या चाहता है, पूछेंगे कि सर ये पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है। ये जो पार्शली नॉमिनेटेड है इसका मतलब क्या हो कि देखिए इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे हुआ था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था उसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने के लिए इलेक्शन होगा। कैसा इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। याद रखिएगा ये पॉइंट पूछा जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था तो वो कहां कहां हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंसेस में हुआ था। ठीक है, जहां पे गवर्नरशिप जो चलती थी वहां पे, जैसे सीपीएन बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये जो थे, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये जो थे ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे। ठीक है, अब बाकी जो 565 जो मोर देन 560 जो प्रिंसली स्टेट थे वो राजा रजवाड़ों का था, तो वहां से क्या है, नॉमिनेशन हुआ था। जो राजा लोग थे वो अपने मेंबर को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे थे। तो इसका यही मतलब है कि पार्शली नॉमिनेटेड मतलब कि आधे इलेक्टेड हुए थे, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, और आधे नॉमिनेटेड हुए थे कहां से, प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, सो पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, इसका मैंने मतलब बता दिया। अब एक चीज और समझिए कि जो बोला जाता है हु वाज द फादर और हु हैज टेकन द लीड रोल इन मेकिंग इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका किसकी मानी जाती है, द फादर ऑफ नेशन, हु इज दैट पर्सन, मिस्टर महात्मा गांधी। सो
महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का काम चल रहा था, महात्मा गांधी वॉज नेवर महात्मा गांधी नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये याद एग्जाम में पूछ लेता है कि वॉज महात्मा गांधी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर विल बी नो, महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब जो है कि 93 जो सीट्स थी वो किसको एलोकेटेड की थी, प्रिंसली स्टेट से थी। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इस स्लाइड्स में हमें याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका गठन और उसका निर्माण किस बेसिस पे हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया। इलेक्शन कैसे हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे। और जो गांधी जी थे, ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड थे। इसका मतलब मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए, अब जो बोला कि 389 टोटल जो थी स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कि जो टोटल इलेक्शन के बाद तीन तरह के आए थे। ठीक है, मैंने बताया कि 3 तरह के आए थे, कि जो इलेक्शन, ये तो इलेक्शन वाले थे, जो कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए इलेक्शन हुआ था ब्रिटिश प्रोविंसेस में, वहां से कितने लोग आए, वहां से आए 292 पर्सन आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, कितने 292। और जो कमिश्नरेट प्रोविंस होते थे उसमें से 4 पर्सन आए। आपको याद होगा कि जब संविधान गठन हुआ था तब इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर क्या था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और जो आज का अपना भोपाल है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जो भोपाल है उसको किस पार्ट में रखा गया था, पार्ट सी में रखा गया था। तो और पार्ट ए के अंदर कौन कौन से थे, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ठीक है, जैसे सीपीएन बरार, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, जो आज का उत्तर प्रदेश है ना, इसका पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। फिर मद्रास, ये मैसूर, बॉम्बे, कलकत्ता, तो ये किस में थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस में थे, जहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। तो 292 मेंबर्स वहां से रिप्रेजेंट होके आए थे, वहां से चुन के आए थे इलेक्शन होके। देन 4 जो चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस थे, जिसमें से पार्ट सी को रखा गया है, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से कितने लोग आए थे, 93। तो अगर मैं टोटल करूं तो ये टोटल हो जाता है 389। सो ये क्वेश्चन, ये डाटा याद रखिएगा कि टोटल मेंबर जो थे ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, तो उसमें कितने टोटल मेंबर थे, 389 मेंबर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्या क्या उन्होंने किया। तो पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर को हुई। कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ये डेट जो है याद रखिएगा कि पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें जो मुस्लिम लीग थी, जो कि मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन की डिमांड की फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट आ जाएगा कि in the first meeting of the constituent assembly Muslim league was the part of constituent assembly, so answer that statement will be wrong। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी जो स्टार्टिंग के समय में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। और पहली सीटिंग कब हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको चुन लिया गया था, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे एल्डर मेंबर थे, इसलिए उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये फैक्चुअल डाटा है, इसमें कोई समझाने की वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझाने के लिए। तो ये फैक्चुअल डाटा याद रखिएगा कि कौन पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और
परमानेंट प्रेसिडेंट किसको, इसके बाद जो है परमानेंट प्रेसिडेंट किसको चुन लिया गया था, द पर्सन वाज द राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, ठीक। सो लेटर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठती थी तो दो रोल निभाती थी, कैसे, एक रोल वो संविधान बनाने का काम करती थी और दूसरा जो रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने, लॉ मतलब कि कोई भी रूल्स या फिर कोई लॉ बनाने का काम करती थी, ठीक है। अब जो वर्किंग ऑफ द जो हाउस है उसका लॉ बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दोनों अलग अलग है, ठीक। तो और वाइस प्रेसिडेंट कितने थे, दो थे, एससी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, ठीक, ये याद रखिएगा। बट इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद में आंसर विल बी राजेंद्र प्रसाद, और पहली जो सीटिंग थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो द आंसर विल बी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। तो ये पॉइंटर याद रखिएगा, ये मतलब पीटी पॉइंटर है कि आपको डायरेक्टली इसमें से पूछा जाएगा, इसका कोई समझाने का वो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका जो बैकग्राउंड था वो देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसने रखा, किसने प्रपोज किया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें किसने पुट फॉरवर्ड किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, तो आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, या नाम से समझिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का उद्देश्य इसमें पूरा गढ़ा गया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या कहलाया, प्रियम्बल। अगर प्रियम्बल देखें तो प्रियम्बल एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है, जो सार है ना, सार मतलब कि पूरा एक पार्ट हो जाता है, किताब हो जाती है, और उसका एक समरी एक पेज में हो जाता है कि पूरी किताब किसके बारे में बताना चाह रही है। सो सेम वे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के डेट में बोला जाता है प्रियम्बल को, और प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसका उद्देश्य क्या है कि ये सार बताता है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि संविधान के बारे में क्या क्या होनी चाहिए, उसकी फिलॉसफी, उसके साइकोलॉजी, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल है, वैल्यूज हैं, एथोस हैं संविधान के, वो सब चीज इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, कहां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। सो रिमेंबर दिस डेट, 13 दिसंबर 1946। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये हमेशा याद रखना है कि किसने मूव किया था, आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। डेट याद रखना है कि किस डेट को मूव किया था, द आंसर, सो इट वाज 13 दिसंबर 1946। और उसको अडॉप्ट कब किया गया, सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन द 22 जनवरी 1947। और जो इसका जो स्वरूप है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आज के डेट में स्वरूप हम लोग देखते हैं वो क्या है, प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। द प्रियम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक, ये याद रखना है। ये इसमें से ये याद रखना है कि क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने मूव किया था, इसका उद्देश्य मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या बात करता है, फंडामेंटल, फिलोसफिकल वैल्यूज, मोरल एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि संविधान कैसे, कि संविधान का इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है, प्रियम्बल है, ठीक। ये चीज हम लोगों ने देखा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं हम क्या है, फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस दैट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि अब देखते हैं कि संविधान सभा तो बन गई,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब उसने क्या क्या फंक्शंस अडॉप्ट किए उसको हम लोग देखते हैं कि रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ नेशन। अब देखिए, आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स और एक ओलंपिक गेम्स होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें मोर देन ऑलमोस्ट 200 के कंट्रीज के आसपास के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, बट जो कॉमनवेल्थ जो गेम होता है उसमें नियरली 46-47 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो 46-47 कंट्रीज के प्लेयर्स हैं वो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब कि वो कंट्रीज जहां पे पहले ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनियलिज्म बनाई थी, मतलब जहां पे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना हुकूमत किया हुआ था, तो उन कंट्रीज को बोला जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज आज की डेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन कंट्रीज को क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ गेम नेशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली का काम क्या था कि जो इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको कॉमनवेल्थ नेशन में रेटिफाई किया, ठीक, ये चीज हम लोग देखते हैं, ये हुआ था। फिर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था किस तारीख को, 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। देन और क्या किया था, अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको पता है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही है? सो द आंसर इज कि जो नेशनल एंथम है वो तो रिटर्न किया गया था बाय ये रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जनगण हम लोग गाते हैं तो वो नेशनल एंथम है, किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम जो हम लोग गाना गाते हैं, ठीक है, और वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बीच में। तो वो अडॉप्ट किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम हम लोगों ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था, ठीक है। डिफरेंस भी पता पड़ गया कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या है। फिर इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो हम लोग आज के डेट में बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, आज के डेट में, तो उस समय क्या हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद थे उसको संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे ने अपने से ही राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया था देश का, ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, ओके। एंड फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक, 24 जनवरी 1950। और हम लोगों ने जो 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को एज सच हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि हम लोग 26 जनवरी बनाते क्यों हैं। 15 अगस्त तो हमें पता है कि 15 अगस्त क्यों बनाते हैं, तो एक्चुअली उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट, उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। बट जो 26 जनवरी है उस दिन हमने पूर्णतः है, फुल कंप्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। अब 26 जनवरी क्यों डेट डिक्लेयर की गई, क्यों, बाकी और डेट भी तो हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसमें मिलेगा, क्योंकि वो 1929 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, लाहौर में सेशन था, और उसमें उन्होंने बोला था कि आने वाली 26 जनवरी में, मतलब 1930 की 26 जनवरी में इंडिया जो है, आईएनसी जो है, पूर्ण स्वराज बनाएगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस उस दिन 26 जनवरी की जो डेट है वो 1929 का जो आईएनसी सेशन था लाहौर में, वहां से मिलता है, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग एज ए रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक, गेटिंग इट। तो ये चीज याद रखिएगा, 24 जो जनवरी थी 1950 को, उस दिन फाइनल सेशन हुआ था या फिर लास्ट सेशन हुआ था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो 26 जनवरी 2 दिन बाद था, उस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को पूर्णतः अडॉप्ट कर लिया गया था।
अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने सेशन हुए, ठीक है। तो टोटल जो सेशन है वो 11 हुए थे। ये चीज याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि टोटल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे, ठीक है। टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे, ठीक है। और कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। ये एक बार देख लीजिए आप, ये पूरी स्लाइड है कि क्या क्या डाटा है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशन को हम लोगों ने रेटिफाई किया था। प्रेसिडेंट किसको चुना था? राजेंद्र प्रसाद को। और कितने टोटल सेशन हुए थे? 11। और टोटल टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोलता है कि जो मेजर कमिटीज थी बनी हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो उनको प्रिसाइड करने के लिए कौन कौन पर्सन थे, उनको हेडेड कौन किया था, उन कमिटीज को कौन प्रिसाइड किया था, चेयरमैनशिप वो देखते हैं। कि जो यूनियन पावर कमेटी थी या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी या फिर स्टेट कमेटी, देखिए अलग अलग कमेटी सेम पर्सन ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, सेम पर्सन के अंडर में थी। चाहे यूनियन पावर कमेटी की बात किया जाए या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात किया जाए या फिर स्टेट कमेटी की बात की जाए, तो तीनों को कौन प्रिसाइड कर रहे थे? द पर्सन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज हो गया। अब जो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कमेटी या फिर स्टीयरिंग कमेटी, देखिए रूल ऑफ प्रोसीजर से कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए कि क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? मैंने अभी बताया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बनाने के लिए किसको हेड किया जाएगा, किसको मतलब जो चेयरमैनशिप है उस किसको दिया जाएगा? आंसर विल बी सेम, जो पर्सन ऑलरेडी हेड बना हुआ है, जो पर्सन ऑलरेडी प्रेसिडेंट बना हुआ है, क्या नाम रहेगा? आंसर विल बी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी उसके कौन प्रेसिडेंट थे? राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल। कैसे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री का काम किसने किया था? सरदार पटेल ने, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको एकजुट करने का जो काम था, जिम्मे था, वो किसके अंडर में था? सरदार पटेल। और वो जो कमेटी फॉर्म का निर्माण किया गया था, उसको हेड किसने किया था? सरदार पटेल। तो देखिए याद करना मतलब इतना हेडक वाला चीज नहीं है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ये चीज किसने किया है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज है फैक्चुअल डाटा भी है ना, वो सिंपली याद होने लगता है। तो ड्राफ्टिंग अब नेक्स्ट चलते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने हेड किया था? द पर्सन इज B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो कौन थे? B.N. राव, ठीक है। B.N. राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये एडवाइस देते थे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते थे, क्योंकि ये पर्सन जो है एडवोकेट भी थे। मद्रास के चीफ जस्टिस, जो मद्रास हाई कोर्ट था पहले ब्रिटिश के समय, उसके भी चीफ जस्टिस थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था पहले, अभी भी है, पर उस समय वो उसके भी जस्टिस थे। सो ही यूज्ड टू गिव द लीगल एडवाइस इन वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी के ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल के कौन थे? सरदार पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, आप याद कर सकते हैं कि जो 1931 में कराची का सेशन था, उस समय भी फर्स्ट टाइम जो फंडामेंटल राइट्स लाने की बात की थी, वो सेशन इन्हीं ने प्रेसाइड किया था। तो उस हिसाब से आप लिंक कर सकते हैं कि जो एडवाइजरी कमेटी जो ऑन फंडामेंटल राइट थी, उसको प्रिसाइड किसने किया था? पटेल ने, सरदार पटेल ने, ठीक है। अब ये देखते हैं ऑफ ऑल द कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट
और जो सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1946, और उसके अंदर जो कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो इसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर, उस कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर थे, 7। तो जो ये एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग DRAFTING ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक, इसको किसने प्रिसाइड किया, प्रिसाइडेड बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और इस कमेटी के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने टोटल मेंबर हैं, 7 मेंबर्स, ठीक। तो ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे, 7, और किसने प्रिसाइड किया, बी आर अम्बेडकर। और क्या ऑब्जेक्टिव था ड्राफ्टिंग कमेटी का, टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन, टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के समय उस संविधान के लीगल एडवाइजर कौन थे, द आंसर विल बी बी एन राव, ही वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये चीज क्लियर है। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड में। सो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर कल की डेट में किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट वाज द सिंबल एंड द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आंसर विल बी एलिफेंट। सो दिस इज द ये पॉइंट। बी एन राव, मैंने बताया कि कौन थे, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और एच वी आर आयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक। किसी एसएससी में एक आध बार ये पूछा गया है कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो आंसर विल बी एच वी आर आयंगर, ठीक। एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर कौन थे, बी एन राव। और एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए ये नाम है, ये फैक्चुअल नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। प्रेम बिहारी रायजादा, जो कि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना तो उसमें ब्यूटीफुल कैलीग्राफी की गई है, तो वो कैलीग्राफी किसने किया है, प्रेम बिहारी रायजादा। और ये नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डेकोरेशन किया। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी वाज डन बाय वसंत कृष्णन। ये थोड़ा याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका हिंदी वर्जन किसने किया था, वसंत कृष्णन ने किया था, ठीक। तो इस स्लाइड में केवल ये याद रखिएगा कि हिंदी वर्जन किसने किया था, हिंदी वर्जन किसने किया था, हिंदी वर्जन किसने किया था, वसंत कृष्णन। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बी एन राव। सिंबल जो था वो क्या था, एलिफेंट। जिस पॉइंट को हाईलाइट में कर रहा हूं उसको देखिएगा, ठीक है। और एच वी आर आयंगर कौन थे, सेक्रेटरी थे, ठीक। ये चीजें याद रखिए। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या है फीचर्स, कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, वी ऑल नो दैट जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, यूएस का है, ठीक है। और इंडिया का जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि दोनों यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी एक साथ बनाया गया है, एक ही स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है। सो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल, अबाउट 470 आर्टिकल है, ठीक है, और 12 शेड्यूल है, वो देखा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, जिसको बोला जाता है लॉयर्स पैराडाइज। लॉयर्स पैराडाइज मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे वहां पे आपको पता है कि जो बहुत सारे लॉयर्स थे, ठीक है, वहां पे लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव था। अब लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव होने से मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स बनती जाएंगी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो लॉ मेकिंग बॉडी है
वो और कॉम्प्लेक्स बनेगी, ठीक है। ऐसे लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स रहेंगे जो कॉमन नहीं रहेंगे, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, इट इज अ मतलब वो क्यों लेंथीएस्ट बना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज, जो प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स पैराडाइज जिसको कहते हैं, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ द स्टेट, तो ये चीजें हैं कि इसकी वजह से जो है कि हम कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहां कहां से भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग जो प्रोविजंस है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग सोर्सेस है, वो कहां कहां से अडॉप्ट किए हैं, किस किस सोर्सेस से अडॉप्ट किए हैं। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले हम लोगों ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही अडॉप्ट किया है। तो फेडरल स्कीम जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आज के डेट में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, वेरियस स्टेट पीसीएस वो, और इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 352, 356 एंड 360, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है हम लोगों ने किस कहां से अडॉप्ट किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब कि जो एंटायर एक प्रकार का बोलूं कि जो एंटायर स्ट्रक्चर है फेडरल स्कीम का, वो हम लोगों ने, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। सेकंड इज कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या किया, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया कि दो हेड होते हैं, वन इज नॉमिनल हेड, अदर इज अ रियल हेड। नॉमिनल हेड कौन, जो कि प्रेसिडेंट इंडिया में है, और ब्रिटेन में कौन है, वो क्यून, ठीक है, जो हायरार्किकल मोनार्की होती है, और दूसरा है इलेक्टेड पीएम होते हैं। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है, कि हम केवल यूनियन गवर्नमेंट के सिटीजन्स कहलाते हैं, ना कि अदर स्टेट्स के, ठीक। तो वो प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये हो गया, जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें आता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब जो एमपीज और एमएलएज होते हैं उनको कुछ अलग से प्रिविलेजेस दिया जाता है, कि जब वो जब हाउस सेशन चल रहा होता है उनको, उनका अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनकी जो अलग अलग चीजें हैं वो इनको प्रिविलेजेस दिया जाता है, ठीक है। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के केस में, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के केस में जो रिट्स दिया जाता है, कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सर्सोरारी, तो ये सारे क्या है, रिट्स है। ये प्रोरोगेटिव रिट्स भी हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म, सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और रेट्स। ये चीजें हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक। अब देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जाती है, वो कहां से लिया, यूएस से लिया फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, 3 ऑर्गन होती है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोला जाता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का जो कार्य है वो सेपरेटेड रहते हैं, अपने अपने अलग अलग ऑर्गन के अंदर रह के काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो गया, ठीक है, एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये चीज हम लोगों ने कहां से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक। अब बात करते हैं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। तो हम लोग देखते हैं कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, वो हम लोगों ने कहां से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया।
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश मतलब आयरलैंड है यहाँ पे, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हम लोग ना देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है जो का अगर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करने के बिहाइंड के प्रोसेस वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा वो भी कहाँ से लिया, हम लोगों ने ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया कि जो फेडरल स्कीम है इंडिया का, स्ट्रॉन्ग फेडरल, ठीक है, और रेसिडरी पावर जो है सेंटर के पास वेस्टेड रहती है। हम लोग देखें कि 7th शेड्यूल में क्या होता है, 3 पावर्स है, 3 शेड्यूल डिवाइडेड है। वन इज ए यूनियन लिस्ट, अदर इज ए स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज ए कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। बट एक चौथी भी है कि रेसिडरी पावर, कि जहां पे मेंशन नहीं है, जो चीजें मेंशन नहीं है वो डायरेक्टली किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो रेसिडरी पावर जो है वो, और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो हम लोगों ने कहां से लिया, वो हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, अभी मैंने जिक्र किया कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, जहां पे वो सब्जेक्ट मैटर रखे जाते हैं जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। बट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, जो कि किस आर्टिकल के अंदर आता है, ज्वाइंट सिटिंग कौन समन करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट समन करता है, आर्टिकल 108 के अंदर आता है, ठीक। वो इसका प्रोविजन हम लोगों ने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक। अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया कि जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होती हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 एंड 21 जो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, वो हम लोगों ने कहां से लिया, जर्मनी से लिया, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी हम लोगों ने वो चीज कहां से ली, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यूएसएसआर जो आज की डेट में रशिया है, ठीक है, रशिया से हम लोगों ने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A के अंदर मेंशन है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 के अंदर जो इंस्क्राइब्ड है वो हम लोगों ने किससे लिया, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो ये ड्यूटीज हैं वो प्रियम्बल में इंस्क्राइब्ड है, ठीक। आगे देखते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। अगर जब हम प्रियम्बल हम लोगों ने देखा है तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो ये वर्ड है मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो मेंशन है वो हम लोगों ने कहां से लिया, रशिया से लिया। आपको पता है रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उस रशियन रिवॉल्यूशन के समय ये वर्ड जो है वो आए थे, इन वर्ड का जन्म हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यू थे। सेकंड है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया, तो जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग देखें कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, अलग अलग मेजोरिटीज होती हैं, तो वो प्रोसेस, ठीक। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो कि 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के लिए, तो उसका इलेक्शन प्रोसेस वो हम लोगों ने कहां से लिया, कि साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हम लोगों ने वो चीज लिया, ठीक। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो जापान से हम लोगों ने क्या लिया, तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो आर्टिकल 21 में है, ठीक है, आर्टिकल 21 में है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो हम लोगों ने कहां से लिया, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ये चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा प्रोविजन हम लोगों ने किस कंट्री से लिया है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड की देखते हैं कि क्या है। दिस टॉक्स अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में क्या क्या सेलिएंट फीचर्स रहे हैं। तो
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पता है कि कितना, जैसे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर ही हम लोगों का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस बेसिस पे है, जो ब्रिटिश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस बेसिस पे है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो हम लोगों ने लिया। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब कि क्या है कि दोनों पार्लियामेंट का और जो जुडिशरी है, दोनों की बराबर की भागीदारी है। बट ब्रिटिश में देखें, ब्रिटेन में अगर हम लोग देखें, वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ठीक है। वहां जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन नहीं है, लिखा नहीं है, वो कन्वेंशनली कोडिफाइड है, ठीक है। बट उसके बाद भी जो पार्लियामेंट है ऑफ द ब्रिटेन वो सुप्रीम है। बट इंडिया में अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लॉ है पार्लियामेंट बनाती है उसको कभी भी जुडिशरी के द्वारा, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। अगर वो विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के लिए किया जा सकता है। देयरफॉर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, इसका सिंथेसिस है, सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक। इंडिया में अगर बात करें तो अगर ये स्टेटमेंट किसी ने बोला कि इंडिया में पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, सो आंसर विल बी रॉन्ग, ओके। हाँ, ये चीज ब्रिटेन के लिए लागू है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, सोवरन है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स लेवल, फिर उसके जो नीचे है हाई कोर्ट, फिर उसका जो सबऑर्डिनेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। तो इसलिए इंटीग्रेटेड होता है कि सब एक तरह से इंटीग्रेटेड, टॉप मिडिल बॉटम। इंडिपेंडेंट मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी अपना काम कर रही है, लेजिस्लेटिव अपना काम कर रही है और एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है। देन फंडामेंटल राइट्स, ये सेलिएंट फीचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चीज हम लोगों ने देखा है। सेक्युलर स्टेट, जो हम लोग SR बोम्मई केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया जो है सेक्युलर जो स्टेट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलर स्टेट मतलब कि स्टेट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ इट्स, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में के कॉन्स्टिट्यूशन में खुद मेंशन है कि पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री, ठीक है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। देयरफॉर बोला जाता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, मतलब कि इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ठीक है, सेक्युलर कंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि आर्टिकल 326 के बेसिस पे मिला जाता है। आर्टिकल 326 मतलब सब लोगों को मतलब सब लोगों को नहीं, 18 साल से जो उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के, उनको वोट देने का अधिकार, वो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप, अभी मैंने बताया कि हम जो इंडियंस हैं वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट के सिटीजन्स होते हैं, ना कि पर्टिकुलर स्टेट्स के। इंडिपेंडेंट बॉडीज, जो कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट बॉडीज बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है। इमरजेंसी प्रोविजंस, वो चीज है। देन 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट कब से आया? देखिए, जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से आया। उससे पहले 2 ही टियर ऑफ गवर्नमेंट थे, यूनियन लेवल और सेकंड था उसके नीचे स्टेट लेवल। बट जो 3rd टियर है वो 73rd, जो बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये 1st टियर, 2nd टियर, और ये जो दोनों है ये 3rd टियर। सो इंडिया हैज 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, ये चीज हो गया। तो ये जो है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं शेड्यूल्स की, बात करते हैं कि क्या क्या शेड्यूल्स हैं, ठीक है, कितने शेड्यूल्स हैं। हमें पता है कि 12 शेड्यूल, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था उस समय 8 शेड्यूल थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेंडमेंट होते गए और शेड्यूल्स का है, आर्टिकल्स भी बढ़ते गए, शेड्यूल्स भी बढ़ते गए। तो एट प्रेजेंट जो है 12 शेड्यूल है।
धीरे धीरे सारे शेड्यूल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है, इट नेम्स द स्टेट एंड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, मतलब जो नाम स्टेट्स हैं वो और टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके सैलरीज, उनका अलाउंसेस, उनका ओथ, ये सब चीज के बारे में बात करता है। प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नर ऑफ स्टेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव ये हो गया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कैग, ठीक। तो ये सब चीज क्या है, इन सभी के बारे में जो है, इनके सैलरीज, अलाउंसेस के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है, इट द सेकंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग। देन थर्ड शेड्यूल क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनके ओथ, उनके जो डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे उनको आई स्वेयर, जब आप देखे नहीं है कि जब ओथ लेते हैं कोई मिनिस्टर या फिर एमपी, एमएलए या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बोलते हैं, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। तो वैसे ही वही जो ओथ, प्रतिज्ञा, वो किस शेड्यूल में बात की गई है, दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द थर्ड शेड्यूल। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज फोर्थ, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट की, जो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, वो फोर्थ शेड्यूल जो है कि वो मेंबर्स जो है राज्यसभा में, उसको इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक। नाउ फिफ्थ शेड्यूल जो है, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के जो मेंबर्स हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात किया गया है, कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये है फिफ्थ शेड्यूल। एंड सिक्स्थ शेड्यूल ये पूरे कंट्री के लिए है, ठीक है, अदर देन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये चार स्टेट्स के लिए सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं उसके लिए जो है फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब ATM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चार स्टेट्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है वो किस शेड्यूल में है, वो सिक्स्थ शेड्यूल में है, ट्राइबल एरियाज। और पावर्स किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नीचे जो है पावर दिया गया है गवर्नर, ठीक है, कि वो अपने हिसाब से जो कोई भी फ्रेजाइल एरिया होती है उन एरियाज को अपने हिसाब से शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिए जा सकते हैं, ताकि जो ट्राइब्स हैं अपने कल्चर को, अपने नेचर, जो सिविलाइजेशन है उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक। सेवन शेड्यूल बात किया गया है, जो फेडरल स्कीम है, फेडरल नेचर है, कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक, वो चीज है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक। तो ये चीज सेवन शेड्यूल में मेंशन है। एट शेड्यूल जो लैंग्वेजेस है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस है, स्टार्टिंग में ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी और आज के डेट में ऑफिशियली कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। सो इंडियन लैंग्वेजेस के जो रिकॉग्नाइजेशन है उसके बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है, 8th शेड्यूल है। देन 9th शेड्यूल क्या बात किया है, अब जो देखिए पहले था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1951 में जब पंडित नेहरू थे तो वो 9th शेड्यूल लेके आए थे। अब उस 9th शेड्यूल में ऐसे डाला गया था कि जो DPSP से रिलेटेड जो लॉ बनाए जाते थे बाय द पार्लियामेंट, वो 9 शेड्यूल्स के अंदर डाले जाते थे, ताकि उन लॉ का जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके, कि जुडिशरी के जो परव्यू है उससे बचाया जा सके। सो एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जो आर्टिकल 31A 31B से जितने भी मैटर्स थे, लैंड रिफॉर्म और या फिर लैंड सीलिंग के रिलेटेड जितने भी नियम थे, लॉ थे, वो 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते थे, ठीक है, ताकि जो जुडिशियल रिव्यू है उससे बचाया जा सके। इस शेड्यूल का यही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। विद लैंड रिफॉर्म
एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तो ये जो शेड्यूल है, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, बताया अभी, ये 9th शेड्यूल है। देन 10th शेड्यूल जो है कि 1985 में आया था, जो डिफेक्शन होते हैं एमपीज और एमएलएस का, उसको रोकने के लिए, जो पार्टी दल बदल करते हैं मेंबर्स, मिनिस्टर्स या फिर एमपी एमएलए दल बदल करते हैं, उसको रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने 1985 में क्या लेके आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ कब, 52 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और किस ईयर में, 1985, ये याद रखना है। देन 11th और 12th जो है बताया अभी कि 11th जो ये शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया। ठीक है, उसमें जो प्रोविजंस थे, उसके जो स्पेशल फीचर्स है, पंचायत को अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, वो सभी चीज इसके अंदर मेंशन है। और जो 12th जो शेड्यूल है वो किसके लिए है, वो अर्बन लोकल बॉडीज जो है, रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज, उसके लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है, सो दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चीज हम लोगों का आज ये डिस्कशन था। हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अलग अलग कार्य देखे, क्या क्या चीज रहा, और शेड्यूल्स देखे हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कीप लर्निंग।